हेलो स्टूडेंट, जो आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके आगे जो टॉपिक हैं उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्तियों की परिभाषा बताई गई है। यानी 1991 की अगर बात करते हैं तो उस समय जो हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन सेटलमेंट था वो क्या है, जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्तियों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखने मिलेगा, सभी स्थान जहां नगर पालिका है, निगम है, छावनी बोर्ड है या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हैं सीमित हो और कम से कम वहां पर 5000 व्यक्ति निवास करते हो। इसका मतलब जिस जगह पर 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं या कम से कम इतने लोग रहते हैं उसे आप कह सकते हो नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के नाम से उसे जाना जाता है। लेकिन जहां पर 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में भी लगे होने चाहिए, इसका मतलब 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हों, जब भी उसे सिटी का नाम भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वहां पर जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हो तो भी उसे हम अर्बन सेटलमेंट का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे यहाँ पर रूल बताए गए हैं कि अगर आपके यहाँ पर ये सारे तीनों रूल फॉलो होते हैं तभी आपको अर्बन सेटलमेंट का नाम दिया जाएगा, नहीं तो आपको रूरल सेटलमेंट ही कहा जाएगा। मतलब आपको ग्रामीण बस्तियों के नाम पर ही जाना जाएगा। अगर आपको शहरी बस्ती का नाम जानना है अपने एरिया को तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होनी चाहिए, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, जब भी आपको कह सकते हैं अर्बन सेटलमेंट का नाम दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वो है भारत में नगरों का विकास, मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था सिटी का, जरा वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भारत में नगरों की अगर शुरुआत की करते हैं वो है प्रो ऐतिहासिक काल से मान जाते हैं, मतलब काफ़ी पुराने टाइम से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पर सिटी की शुरुआत हो गई थी। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसका मतलब अगर हम स्टार्टिंग टाइम पीरियड की बात करते हैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, इंडस वैली की या मैं बोलूँ सिंधु घाटी की, तो उस समय दो हमें सिटी पता लगती है, एक का नाम है हड़प्पा, दूसरे का नाम है मोहनजोदारो। तो उस समय से हम कह सकते हैं हमें सिटी के बारे में पता लग गया था। अगला पॉइंट है विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है इंडियन सिटीज़ को कुछ इस प्रकार से। पहला है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर जो सिटी है उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है और यहाँ पर उसके टाइप भी डिवाइड करे गए हैं। अगर मैं सबसे पहले टाइप की बात करता हूं वो है प्राचीन नगर, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर है। इसका मतलब कह सकते हैं भारत में अगर बात करते हैं 2000 से अधिक वर्षों की, मतलब हमारे यहाँ पर जो सिटी हमें देखने मिलती है वो 2000 साल पुरानी भी बताई जाती हैं, तो उन्हें प्राचीन नगर का नाम दिया गया है। लेकिन ऐसे में अधिकांश का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ था। मतलब जो हमें सिटी इतनी पुरानी देखने को मिलती है ना, तो उसका सेंटर जो पॉइंट मिला है तो हम कह सकते हैं वो है, आप कह सकते हो धार्मिक है और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है, जब भी वो 2000 साल पुरानी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो है वाराणसी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाता है क्योंकि काफ़ी पुराना ये सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रयाग जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र पटना के नाम से और मदुरई, ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी पुरानी हमें सिटी देखने को मिलती है जिसे प्राचीन नगर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे और दूसरा है मध्यकालीन नगर। अगर हम इनकी बात करते हैं तो वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से हुआ है। यानी कम से कम 100 सिटी जो हमें पता लगी है ना वो हमें मध्यकाल से पता लगी हैं। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़े और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है। यानी इनका जो अधिकांश हम कह सकते हैं डेवलपमेंट जो हुआ है वो हेडक्वार्टर से हुआ है कह सकते हैं। मतलब शुरुआत जो हुई है या तो प्रिंस स्ट्रीट से बताई जाती है या आप कह सकते हो वो राजा के टाइम में हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि मध्यकाल के जितने भी हमें नगर देखने मिलते हैं वो राजा के टाइम के बोल सकते हो या बोल सकते हो जो रजवाड़े लोग होते थे ना उनके टाइम के भी हमें देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा ये किला नगर है जिसका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों के रूप में हुआ है। यानी यहाँ पर जितनी भी चीज हमें पता लगी उनके किले टाइप जैसी बनी होती थी, मतलब जो नगर होते थे वो किले जैसे होते थे और काफ़ी हमें प्राचीन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, दिल्ली आता है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा और नागपुर, इसके मेन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे, और आगे है आधुनिक नगर या मैं बोलूँ मॉडर्न सिटी। अब ये क्या है जरा जानते हैं। अगर हम अंग्रेज और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास करा, इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज लोग आए थे और यूरोप के लोग आए थे, जो उस समय जो सिटी बनाई गई थी उसे मॉडर्न सिटी का नाम दिया गया है। लेकिन ऐसे में जो मेन थे वो आपको मिलेंगे सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी। ये वो एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं व्यापार होता था, ट्रेडिंग पोर्ट बना हुआ था, ये वो जगह है। और ये हमारे यहाँ अंग्रेज लोगों ने या यूरोप के लोगों ने शुरुआत करी थी। और बाद में धीरे धीरे हम कह सकते हैं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता भी धीरे धीरे इस ओर बढ़ने लग गया। और ऐसे में जो ब्रिटिश स्टाइल था वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक केंद्र है, ग्रीष्मकालीन जो विश्राम स्थल है, उसके रूप में भी धीरे धीरे हम कह सकते हैं पर्वतीय नगरों की स्थापना की गई थी। जैसे कि आपने देखा है कुछ हमारे यहाँ पर हिल स्टेशंस बने हुए हैं, तो ये भी कह सकते हैं ये अंग्रेजों के टाइम में हमारे यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का विकास हुआ। लेकिन अगर मैं 1815 की बात करता हूँ, 1850 की, तो उसके टाइम के बाद हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जितने भी सिटी का डेवलप हुआ है ना, वो सब इंडस्ट्री के बिहाफ पर हुआ है। क्योंकि जितनी ज़्यादा फैक्ट्री लगती गई हमारे यहाँ पर डेवलप होता चला गया सिटी का। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जमशेदपुर इसका मेन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं तो हमें चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर, ये वो जगह है जहां पर हमारे ऑफिशियल काम सबसे ज़्यादा होता था, एडमिन वाला काम सबसे ज़्यादा होता था। वहीं अगर मैं उद्योग की बात करता हूँ, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी, ये वो जगह है जहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ पुराने नगर जो महानगर के आसपास उपनगर के रूप में विकसित हुए वो थे दिल्ली के पास गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। ये वो है जो मेन सिटी थी ना, उसके आसपास जो जिनका डेवलप हुआ है उन्हें यहाँ पर काउंट किया गया है। इस तरीके से आप कह सकते हो धीरे धीरे इनका विकास हुआ था। और अगला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते निवेश के कारण पूरे देश में मध्यम और छोटे नगरों की संख्या बढ़ी थी। इसका मतलब जैसे जैसे गांवों का विकास होता चला गया और धीरे धीरे वहां पर आप कह सकते हो मीडियम या स्मॉल टाउन भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होने लग जाते हैं। क्योंकि गांव से लोग ना शहरों की ओर भाग रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब बिजनेस की शुरुआत हो गई थी, लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वो है भारत में नगरीकरण, मतलब अर्बनाइजेशन इन इंडिया, वो किस तरीके से हुआ जरा वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, नगरीकरण का स्तर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत से मापा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये जानना है कि किस एरिया में अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है तो वो कैसे मेजर करा जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन होगी जो पूरे इंडिया की, वो और जितने लोग नगर में रहते हैं ना उसके अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो उसे बोला जाएगा अर्बनाइजेशन इन इंडिया, मतलब नगरीकरण, मतलब कितने लोग नगर में रहते हैं। अगर मान के चलो, अगर मैंने ये बोला हमारे यहाँ पर 1 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से 40 लाख लोग जो हैं वो सिटी में रहते हैं, तो जो एवरेज निकलेगी ना वो ये हुआ कि 40% लोग कहाँ पर रह रहे हैं, सिटी में। तो उसे क्या बोलेंगे, अर्बनाइजेशन जो हमें देखने मिलता है वो 40% है। तो एग्जांपल यहां पर 2011 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो लोग सिटी में रहते थे उनका जो परसेंट है वो है 31.10% लोग सिटी में रहते थे और बाकी लोग आप कह सकते हो गांव में रहते थे। तो यह विकसित देशों की तुलना में काफी कम बताया जाता है, क्योंकि जितनी भी कंट्री डेवलप है वहां पर सिटी में लोग ज्यादा मिलेंगे, गांव में लोग कम देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे यहां पर थोड़ा अपोजिट हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण, मतलब जितनी भी सिटी है ना उसको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करा गया है जरा वो जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं वो है प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक का मतलब है वही एडमिन वाला काम हो गया। भारत में
उच्च प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहर को प्रशासनिक नगर कहते हैं। मतलब जहाँ पर ऑफिशियल काम होता था ना, उसे प्रशासनिक नगर का नाम दिया गया है। लेकिन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया में चंडीगढ़ है, नई दिल्ली था, भोपाल था, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फॉल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर और चेन्नई, ये वो जगह थी जिसे प्रशासनिक शहर के नाम से या नगर के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर मैं औद्योगिक नगर की बात करता हूँ, कुछ इंडस्ट्रियल अगर सिटी की बात करते हैं, यह नगरों का जो विकास हुआ है उद्योग के द्वारा हुआ है। लेकिन उद्योग में बात करते हैं, उसमें मुंबई, सेल, कोयबटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई, ये वो जगह है जहां पर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री सिटी देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं ट्रांसपोर्ट सिटी की बात करता हूं, जहां पर ट्रांसपोर्ट से आना जाना होता है, तो अगर उसकी बात करते हैं, कुछ हमें पतन देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ पोर्ट देखने को मिलते हैं जहां पर आयात निर्यात काफ़ी ज़्यादा होता था। एग्जाम्पल है काडला, कोची, कोझिकोड और विशाखापट्टनम, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आंतरिक परिवहन मतलब इनलैंड, मतलब जमीन के नीचे भी यहाँ पर देखने को मिलती है ट्रांसपोर्ट, और वो है धुलिया, मुगलसराय, इसके अलावा इटारसी और कट्टानी, ये वो जगह है जहां पर हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं कमर्शियल सिटीज़ की बात करता हूँ, वाणिज्य नगर की बात करता हूँ, तो ये वो होते हैं जिस जगह पर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित सिटी बनाई जाती है, उसे कमर्शियल सिटी का नाम दिया गया है। लेकिन एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोलकाता, सहारनपुर और सताना ऐसी जगह हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं माइन सिटी की बात करता हूं, खनन नगर की, तो जिस जगह पर खनिज से संबंधित चीजें मिलती है उन्हें खनन नगर का नाम दिया गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, रानीगंज आएगा, झरिया, डिगबोई, अकलेश्वर और सिंगरौली, ये वो जगह है जहां पर हमें माइंस के बारे में पता लगा है। वहीं अगर मैं छावनी की बात करता हूँ, छावनी वाली जो सिटी है उन्हें कहा जाता है जहां पर मिलिट्री रहती है, जिससे कह सकते पूरे एरिया पर मिलिट्री का दबदबा होता है। एग्जाम्पल अंबाला, जलंधर, महू, बवीना, उधमपुर, ये वो है जिसे छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ धार्मिक और सांस्कृतिक नगर की बात करता हूँ, जिस जगह पर कल्चर से रिगार्डिंग आपको चीज़ें देखने मिल जाएगी, एग्जाम्पल है वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मधुर, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये वो धार्मिक जगह है जो आज भी आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी फेमस जगह हमें देखने को मिलती है। वहीं एजुकेशनल सिटी की बात करते हैं, उनमें आता है सबसे मेन नाम आपका रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी और इलाहाबाद, ये एजुकेशनल सिटी हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं टूरिस्ट सिटी की बात करता हूं, जहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं, एग्जाम्पल नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी और माउंट आबू, ये वो जगह है जो आपकी टूरिस्ट सिटी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये वो सारी सिटी थी जिस जगह पर आपको अलग अलग टाइप से चीज़ें देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ स्मार्ट सिटी मिशन की, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं ना, वहाँ पर उनका डेवलप ज़्यादा करना, उसके लिए एक तरीके से मिशन चलाया जाता है। और यहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं होती हैं, जो फैसिलिटी होती है, स्वच्छ वातावरण होता है, बेहतर जीवन जो होता है यानी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस चीज़ के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा स्मार्ट नगरों की एक विशेषता है स्मार्ट समाधान भी करना है। मतलब स्मार्ट सिटी में लोगों को फैसिलिटी तो देनी है, बट उसका सॉल्यूशन भी स्मार्ट हमें करना होगा, इसलिए उसे स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम कम होता है। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें घर वगैरह बनाई जाती है, तो हम कह सकते हैं जो नेचुरल तरीके से नुकसान होते हैं, बाढ़ आ जाए, भूकंप वगैरह आ जाए, तो उसे यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। और संसाधनों का कम उपयोग होता है, मतलब रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका यूज आगे इन फ्यूचर किया जा सके। साथ ही सस्ती और बेहतर जो सुविधाएं होती हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्मार्ट सिटी में काफ़ी हद तक चीज़ें लोगों को दी जाती है ताकि उनका डेवलप अच्छी तरह से किया जा सके। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए अनेक कारक और दशाएं हमें देखने को मिलती है। यानी कुछ फैक्टर और कंडीशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ
रूरल सेटलमेंट। अब किस तरीके से है जरा वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भौतिक लक्षण, मतलब फिजिकल फैक्टर, यानी भू भाग की प्रकृति हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, जलवायु और जल की उपलब्धता। इसका मतलब जिस जगह पर ये चीजें मिलेंगी ना, वहां पर गांव में लोग काफी ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर हम कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से लैंड है, क्लाइमेट अच्छा है और वाटर भी इजी तरीके से मिल रहा है और एरिया काफी अच्छा है, तो वहां पर काफी ज्यादा लोग उस जगह पर रहना पसंद करेंगे। वहीं अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और मानवजातीय कारक। इसका मतलब कल्चर से रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, धर्म से रिगार्डिंग चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हो सकती हैं, कास्ट को लेकर हो सकती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही है तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं। और वहीं अगला पॉइंट है सुरक्षा संबंधी कारक। सिक्योरिटी फैक्टर की बात करते हैं कि अगर लोगों को चोरी डकैती से सुरक्षित किया जाता है तो उस जगह भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये वो एरिया कह सकते हैं, वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग गांव में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। इस तरीके से इस चैप्टर में ये कंप्लीट टॉपिक थे जो मैंने आपको एक एक करके सारे बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।